अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ्स टीचर और मैं हूं आपकी टीचर उस्मा मलिक, जो आपको यहां पे मैथ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करवा रही हूं। और इससे पहले मैं जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स कोड 1429 है, उनके पहले भी काफ़ी लेक्चर्स करवा चुकी हूँ। और जो यूनिट नंबर 1 है सेल्फ असेसमेंट के पहले 6 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, वो मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। उन सब वीडियोस का भी जो लिंक है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो उन वीडियोस को भी वहाँ से सर्च करके देख सकें। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं इस पूरे यूनिट के पिछले तमाम लेक्चर्स का। आज मैं आपको सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पे करवाने लगी हूँ। तो चलें ज़रा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अ बाल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने एक बाल सेलेक्ट करना है। आ बाल लिखा हुआ है, यहाँ से हमें समझ आ गई कि एक बाल हमने सेलेक्ट करना है एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न। अर्न आप थैला ले सकते हैं, यानी एक थैला है। अर्न क्या है? एक कोई भी थैला है जिसके अंदर बहुत सारे बाल होंगे। कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप बाल्स। अब उसमें कितने बाल हैं? 3 उसमें रेड कलर के बाल हैं जिनके ऊपर स्ट्रिप्ड है, धारियाँ बनी हुई हैं। 8 सॉलिड बाल्स, और 8 उसमें सॉलिड बाल्स हैं। 6 येलो स्ट्रिप बाल्स, 6 ऐसे बाल हैं जिनके ऊपर येलो कलर की धारियाँ बनी हुई हैं। 4 सॉलिड येलो बाल्स, और 4 और भी येलो बाल्स हैं लेकिन वो सॉलिड है, उनके ऊपर धारियाँ नहीं हैं। एंड 4 ब्लू स्ट्रिप बाल्स, और उसमें क्या है? 4 ब्लू कलर के बाल हैं जिनके ऊपर ब्लू कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में हमें दी गई है। क्या बताया गया कि एक थैला है जिसमें ये इस तरह से इस तरतीब से बाल मौजूद हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं मैथ में, उसमें जो भी आपको स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही होती है, उसको आप 1 बाय 1 लिखते जाएं। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको यहाँ पे आपके सामने लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो क्या थी? वो थी कि उस अर्न में कितने बाल हैं? 3 रेड स्ट्रिप बाल, ठीक है। रेड स्ट्रिप बाल कितने हैं? 3। मैं लिखती हूँ रेड स्ट्रिप्ड बाल्स हैं, हमें वैसे भी पता है वो कितने हैं? 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन थी? नेक्स्ट हमारे पास था, ये स्ट्रिप बाल हो गए। 8 सॉलिड बाल्स, सॉलिड बाल्स कितने हैं? 8, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड बाल्स 8। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? ये साथ साथ मैं पढ़ती जा रही हूँ, साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 6 येलो स्ट्रिप बाल, येलो स्ट्रिप्ड बाल हैं कितने? 6। पहले रेड स्ट्रिप थे, अब येलो स्ट्रिप की बात हो रही है। तो येलो स्ट्रिप्ड हमारे पास कितने हैं? येलो 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। येलो स्ट्रिप भी हो गए हमारे पास 6। 4 सॉलिड येलो बाल्स, येलो भी हैं और सॉलिड भी हैं, वो कितने हैं? 4। जो पहले सॉलिड थे ना, ये किसी कलर के नहीं है, सिर्फ सॉलिड है। अब जो आपको बता रहे हैं वो येलो और सॉलिड हैं। तो येलो सॉलिड बाल्स, मैं सिर्फ सॉलिड लिख लेती हूँ, आपको पता है बाल्स की बात हो रही है, वो कितने हैं? 4, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए 4 सॉलिड येलो बाल्स एंड 4 ब्लू स्ट्रिप बाल्स। ब्लू स्ट्रिप बाल्स भी हैं 4 उसमें, ब्लू स्ट्रिप्ड वो कितने हैं हमारे पास? वो भी 4 है। इस तरह से ये वो बाल हैं जो उस एक अर्न में मौजूद हैं। सबसे पहले हम इन सबका टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें आगे प्रोबेबिलिटी में ज़रूरत होता है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की निकाली जाए, हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जिसकी निकालनी है वो जितने होते हैं वो ऊपर लिखने होते हैं और नीचे हमने टोटल लिखना होता है, तो इसलिए हमें टोटल ज़रूरत पड़ता है। तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये 6 और 4 10 हो गए, 10 और 8 18, 19 20 21 और ये 4 ऐड किए तो ये 25 आपके पास टोटल हमारे पास बाल कितने हो गए हैं? 25, ठीक है। इसमें से कुछ और भी मैं चीज़ें कर लेती हूँ। स्ट्रिप बाल अगर गिने जाएं कितने हैं टोटल? ये रेड स्ट्रिप्ड हैं, ठीक है, और ये येलो स्ट्रिप्ड हैं, ये ब्लू स्ट्रिप्ड हैं, ये येलो स्ट्रिप्ड हैं।
अगर सिर्फ स्ट्रिप बाल देखे जाएँ कितने हैं, तो वो कितने हैं, 3, 6 और 3 9, और ये 4, 10, 11, 12, 13 बाल। स्ट्रिप बाल इस तरह हमारे पास कितने हैं आगे, सिर्फ स्ट्रिप की अगर बात हो जाए तो स्ट्रिप हमारे पास कितने हैं, स्ट्रिप जो टोटल हैं वो हमारे पास हैं यहाँ पे 13 बाल्स। ठीक है, 13 बाल्स कौन से हैं, जो टोटल स्ट्रिप बाल्स हैं वो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि येलो बाल टोटल कितने हैं। येलो स्ट्रिप भी हैं और येलो सॉलिड भी हैं, तो इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो असल में तो ये दोनों के दोनों येलो बाल्स हैं। तो येलो बाल्स कितने हैं, 6 और 4 10। इस तरह हमारे पास येलो टोटल कितने हुए, येलो हो गए हमारे पास 10। ठीक है, अब बाकियों को इतना करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड बाल्स भी अगर अलग से निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं, सॉलिड अलग से, क्योंकि सॉलिड बाल्स यहाँ पे 18 हैं और यहाँ पे जो येलो सॉलिड हैं वो 4 हैं। तो ये दो किस्म के सॉलिड हैं, लेकिन जब सिर्फ सॉलिड की अगर बात होगी तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि टोटल सॉलिड कितने हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सॉलिड बाल कितने हैं, 8 ये वाले और येलो सॉलिड ये वाले, 8 और 4 12 हो गए। 12 हमारे पास येलो सॉरी सिर्फ सॉलिड। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, ये हमने ले ली, लेकिन अभी हमने फाइंड क्या करना है वो अभी हम क्वेश्चन को आगे रीड आउट करते हैं, फिर हमें पता चलेगा। तो हमने जस्ट वो इन्फॉर्मेशन लिखी है जो इसमें मौजूद थी। ए पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ येलो गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड। अब ये गिवन दैट वाले क्वेश्चन मैं पीछे भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करवा चुकी हूँ, उसका भी लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिन लोगों को उसका नहीं पता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया करें। तो बैकग्राउंड बच्चे ये है कि हर क्वेश्चन के साथ दोबारा से पूरा टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ कि पीछे मैंने, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, तो मैं इनका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सब वीडियोज़ का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बाकायदा समझाई थी एज अ टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसको मैं सिर्फ यूज़ करूँगी उस फार्मूले को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, हमें चाहिए किसकी, येलो बाल की। येलो को मैं अगर वाई से ज़ाहिर करूँ तो मुझे येलो की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, गिवन दैट के बाद जो चीज़ लिखी होती है वो हम बटे के बाद लिखते हैं, गिवन दैट को हम बटे में ज़ाहिर करते हैं यहाँ, और गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड। ठीक है, तो स्ट्रिप्ड को अगर मैं एस से ज़ाहिर करूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, यानी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट एस। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे इस सवाल में। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि जब भी हमें फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट गिवन दैन सेकंड इवेंट, तो हम इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय इंटरसेक्शन एस लेंगे हम, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कि गिवन दैट के बाद था वो नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो फिर आप इसको मज़ीद देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस लेसन में हमने क्या फाइंड करना है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड गिवन दैट इज रेड। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, स्ट्रिप्ड बॉल की, तो यहाँ पे इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से मैं स्ट्रिप्ड को ज़ाहिर कर रही हूँ, गिवन दैट बॉल इज रेड, गिवन दैट के बाद मैं रेड को आर से अगर ज़ाहिर करूँ तो आर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये दोनों चीज़ें जो गिवन होती हैं हमें, इसी का हम ऊपर इंटरसेक्शन लेते हैं, एस इंटरसेक्शन आर, ये बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, डिवाइडेड बाय जो गिवन दैट के बाद है उसे हम नीचे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू गिवन दैट इट इज सॉलिड कलर्ड। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, अगर ब्लू को मैं बी से ज़ाहिर करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को अगर मैं बी से ज़ाहिर कर रही हूँ तो बी गिवन दैट सॉलिड कलर्ड है। तो यहाँ पे क्योंकि पहले भी एस से मैं स्ट्रिप को ज़ाहिर कर चुकी हूँ तो वो मिक्स ना हो, तो मैं एस सी इसको लिख लेती हूँ, सॉलिड कलर्ड। ठीक है, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एस सी मतलब सॉलिड और कलर्ड, डिवाइडेड बाय जो गिवन दैट के बाद क्या था, एस सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये हमने जो है फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करते हैं, और पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है,
यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट एस, यानी येलो गिवन दैट स्ट्रिप्ड। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन दैट स्ट्रिप्ड। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस चाहिए, यानी येलो और स्ट्रिप की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी स्ट्रिप बाल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम सबसे पहले ये इंटरसेक्शन वाला काम करते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ये भी पीछे टॉपिक हो चुका है हमारा। तो इंटरसेक्शन में, लेकिन मैं बार बार पीछे का हवाला नहीं देती, मैं आपको ये बताती हूँ। वाई इंटरसेक्शन एस, यानी ऐसे बाल जो येलो भी हों और स्ट्रिप भी हों, वो कौन से हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मतलब होता है कि जिसमें ये दोनों कंडीशनें फिल हो रही हैं, यानी जो येलो भी हों और स्ट्रिप भी हों। तो यहाँ पे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें येलो स्ट्रिप बाल कितने हैं, 6। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ, ठीक है, येलो इंटरसेक्शन एस, यानी कितने बाल हैं जो कि येलो भी हैं और स्ट्रिप भी हैं, तो वो हमें गिवन है 6 बाल। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बाल हमारे पास कितने हैं, 30 से ज़ाहिर कर लेती हूँ, 25 हम पहले निकाल चुके हैं। तो इस तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे इस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस हम ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बाल्स हम नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई है, वाई इंटरसेक्शन एस की। और हमें किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बाल। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बाल हम कैसे निकालेंगे, ये किसके इक्वल होगी, ये होगी नंबर ऑफ एस के, यानी टोटल स्ट्रिप हैं कितने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बाल्स कितने हैं। तो देखते हैं टोटल स्ट्रिप बाल कितने हैं। ये ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी जो आपसे, टोटल स्ट्रिप बाल हमारे पास 13 है, इसलिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा ऊपर 13, और डिवाइडेड बाय टोटल बाल्स कितने हैं 25। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ गई। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हम यहाँ पे इस फार्मूले में जो है वो पुट कर देंगे और हमें जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो किस तरह से मैं यहाँ पे करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट एस किसके बराबर आ जाएगा, वाई इंटरसेक्शन एस की प्रोबेबिलिटी ये थी हमारे पास 6/25, और ये फिर बटे का निशान है, इसके लिए मैं इसको इस तरह लगा देती हूँ, ये ज़रा इजी हो जाए क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं। इधर हमारे पास 13/25। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6/25 है, और आपको पता है बटे का मतलब असल में क्या होता है, डिवाइड। और इसको इस तरह लिखें तो ये 13/25। फिर आपको ये छोटी क्लासेस में हम करके आते होते हैं कि जब दो फ्रैक्शन के दरमियान डिवीजन होती है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो उसके बाद वाली फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 25 से वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6/13। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन दैट स्ट्रिप्ड। ये ए पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हमें करना है बी पार्ट। जी, तो बी पार्ट में हमें क्या चाहिए था, दोबारा ज़रा क्वेश्चन की तरफ जाके देख लेते हैं। तो बी पार्ट में हमें करना था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज स्ट्रिप्ड गिवन दैट रेड। तो एस गिवन दैट आर लिखा था हमने इसको। ठीक है, ये बी पार्ट है हमारा, ये हमने फाइंड करना है। यानी अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट आर। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि इसके फार्मूले में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर चाहिए हमें, और डिवाइडेड बाय चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। जो गिवन दैट के बाद होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे अब एस इंटरसेक्शन आर कौन से होंगे, जो स्ट्रिप भी हों और रेड भी हों, वो होंगे एस इंटरसेक्शन आर। तो इसके लिए हम पहले निकालते हैं कि नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन आर क्या है। एस इंटरसेक्शन आर यानी कौन से बाल हैं जो स्ट्रिप भी हैं और रेड भी हैं, वो टोटल कितने हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखना है कितने बाल हैं जो स्ट्रिप भी हैं और रेड भी हैं। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिखी हुई थी, रेड स्ट्रिप्ड हैं 3 बाल। ठीक है, नंबर ऑफ बाल्स जो कि रेड भी हों और स्ट्रिप भी हों वो कितने हमारे पास, वो 3 हैं। और टोटल तो हमें ऑलरेडी पता है कितने हैं, 25। तो इस तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी, एस इंटरसेक्शन आर की, तो ऊपर हमारे पास आएगा 3 और नीचे 25, ये आ गई। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल्स। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए हमें पहले देखना है कि नंबर ऑफ़ रेड टोटल कितने हैं, टोटल रेड बॉल्स हमारे पास हैं कितने। तो देखते हैं ज़रा यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें रेड बॉल्स बस यही हैं जो कि रेड भी हैं और स्ट्रिप भी, इसके अलावा और कोई रेड बॉल्स नहीं है, ठीक है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो वो भी 3 ही आएगा। तो हमारे पास कितने हैं 3, और टोटल हमें पता है कितने हैं 25। तो इस तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी लेते हैं तो वो भी हमारे पास मुझे लगता है सेम आ रही है। क्या आ रही है वो 3/25। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हम इस फार्मूले में यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर हमारे पास क्या है, यहाँ नीचे कर लेती हूँ, वहाँ पे ज़रा जगह कम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट आर, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर के, जो कि हमने ये निकाली हुई है 3/25। तो ये आ जाएगा 3/25। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं इस बटे को जो है वो डिवाइड में लिख लेती हूँ। ये अगर करती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हमारे पास क्या है 3/25, ठीक है, 3/25। फिर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/25 मल्टीप्लाई 25/3। इस तरह से ये 25 से 3 से कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट आर हमारे पास 1 आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 1। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, जो हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ब्लू गिवन दैट इट इज़ सॉलिड कलर्ड। जिसके लिए ये देखें मैंने पहले आपके सामने लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू चाहिए हमें गिवन दैट सॉलिड कलर्ड, इसके लिए एस सी ज़ाहिर किया हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एस सी यानी सॉलिड कलर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड कलर्ड। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये इस तरह से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन दैट सॉलिड कलर्ड, जिसमें हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सॉलिड कलर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड कलर्ड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए कि कितने ऐसे बॉल हैं जो कि ब्लू भी हैं और सॉलिड कलर्ड भी हैं। तो नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड कलर्ड, तो वो हमारे पास कितने हैं, हम यहाँ पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमने लिखी थी, कलेक्ट की थी इस क्वेश्चन में से, इसमें से देखते हैं कितने हैं जो ब्लू भी हैं और सॉलिड कलर भी हैं। ब्लू स्ट्रिप्ड है 4, ठीक है, और येलो सॉलिड हैं हमारे पास, येलो स्ट्रिप्ड हैं और सॉलिड बॉल्स हैं। ब्लू और सॉलिड हैं ही नहीं, ठीक है। कितने बॉल हैं जो ब्लू भी हों और सॉलिड भी हों, सॉलिड कलर्ड भी हों, ठीक है। तो कोई भी बॉल नहीं है जो कि ब्लू और सॉलिड कलर्ड हो। तो फिर हम क्या करें, फिर हमारे पास यहाँ तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन है सी क्या आ रहा है 0। कोई ऐसा बॉल है ही नहीं जो ब्लू भी हो और सॉलिड कलर्ड भी हो, क्योंकि ब्लू स्ट्रिप थे सिर्फ हमारे पास, सॉलिड में नहीं थे। अब यहाँ पे एक और मसला आ गया जी, अगर ये 0 बॉल हैं जो कि ब्लू और सॉलिड कलर्ड हो तो फिर क्या होगा, जब हमारे पास किसी फ्रैक्शन के ऊपर 0 आ जाता है, यानी जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड कलर्ड, तो हमारे पास हमें ये लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड कलर्ड 0 और नीचे 25। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और जब इसका आंसर 0 आएगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे 0 को तो ये इस तरह से आ जाएगा, ऊपर प्रोबेबिलिटी इसकी 0 आ जाएगी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सी यानी सॉलिड कलर चाहे जितनी भी आए, जब ऊपर यहाँ पे फ्रैक्शन के 0 आ जाना है तो उसका आंसर क्या आना है 0। किसी भी फ्रैक्शन की जब ऊपर 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है 0। इसका मतलब है कि कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट सॉलिड कलर्ड हमारे पास क्या निकल रहा है 0 निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 सेल्फ। इस चैनल पे काफ़ी मुश्किल चैप्टर है और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें यकीनन मेरी इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। मैं इस लेक्चर के एंड पे जो इसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें बाकी इस चैप्टर के तमाम जो लेक्चर्स हैं जो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं उनकी भी जो है लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसकी मदद से आप इस वीडियो को अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी ये, तो इस वीडियो को देखकर इसकी सब्सक्रिप्शन में जाइए और बाकी सारे लिंक जो है उनको लीजिए, तो आपको पूरा चैप्टर वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले सेल्फ असेसमेंट के पहले 7 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 8 है सपोज दैट E एंड F आर टू इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जिसको P ऑफ E भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.2। ये हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है? 0.2। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें गिवन है। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं पहले भी आपको बताती रहती हूँ कि जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम जो है वो साइड पे लिख लेते हैं, ताकि जो सोल्यूशन के वक्त हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमें गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं, वो क्या है? 0.2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.5, वो भी लिख लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप करने लगे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं उसमें से आपको मिलती है, उसको आप साथ साथ राइट करते जाएं। 0.5 आ गया। उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F भी उन्होंने हमें दी हुई है। इसके बारे में हमने नहीं सोचना कि ये कैसे आई, कहाँ से है, ये हमें गिवन है। तो ये क्या है? 0.6। क्वेश्चन असल में यहाँ से शुरू होता है, जैसे हमने सॉल्व करना है। डिटर्मन के फाइंड करें या डिटर्मन करें। डिटर्मन द फॉलोइंग, सबसे पहला पार्ट जो वो हमसे कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, पार्ट नंबर ए, मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपके सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F के। ये आप समझें कि इसका फार्मूला है। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी हमारे पास मौजूद है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी मौजूद है 0.5। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ लिखें, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो उनको मल्टीप्लाई कर लें जस्ट, तो ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं वही करती हूँ यहाँ पे 0.2 डॉट 0.5। तो इस डॉट को आप चाहें तो मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये पॉइंट वाला जो है ये हमें ज़रा कंफ्यूज ना करे। तो अब इन दोनों को हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर लिख लेंगे। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर आता है 0.1। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। और इस तरह से जो ए पार्ट है उसका जो है वो सोल्यूशन हो चुका है। ये क्या था? सोल्यूशन था किस पार्ट का? ए पार्ट का। मैं साथ ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। वो क्या है? बी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F, ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले इसका फार्मूला लिखेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जो दोनों इवेंट्स यहाँ पे हों, यानी जो ऊपर हो बटे से और जो नीचे से गिवन दैट पढ़ते हैं, जो गिवन दैट के बाद हो, हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है इसके फार्मूले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और हमेशा बटे के बाद आता है जो गिवन दैट के बाद हो। गिवन दैट के बाद F था तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब यहाँ पे ये देखिए, इससे पहले ए पार्ट में हम E इंटरसेक्शन F ये फाइंड कर आए हैं, इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। E इंटरसेक्शन F की जगह 0.1 आ गया, डिवाइडेड बाय है प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो कि हमें गिवन थी, वो क्या थी? 0.5। तो यहाँ पे हम जस्ट 0.5 लिख लेंगे। इन दोनों को हम डिवाइड करके अपना जो है आंसर लिख लेंगे। मैंने इनको डिवाइड कर लिया है और ये आंसर आया है 0.2। इस तरह से बी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। वो हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम। एफ प्राइम का क्या मतलब है? एफ के ऊपर जब प्राइम लगा हो तो इसको आप एफ प्राइम पढ़ें या फिर एफ कम्प्लीमेंट। ठीक है, डिवाइडेड गिवन दैट ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम गिवन दैट ई, ये हमने फाइंड करना है। तो इस हिसाब से तो ये फार्मूला बन रहा है। मैं यहाँ पे पहले इस थर्ड पार्ट का ज़रा फार्मूला लिख लूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे जगह कम है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे हो सकता है सॉल्व करूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला लिखती हूँ एफ प्राइम गिवन दैट ई। तो जैसा कि ये फार्मूला लिखा है हमने, ठीक है, इस हिसाब से इसका भी क्या फार्मूला बनना चाहिए? इन दोनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, और डिवाइडेड के बाद जो नीचे इवेंट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो गिवन है, लेकिन ना तो एफ प्राइम है, और जब एफ प्राइम नहीं है तो एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई का भी सवाल नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब हमें पहले एफ प्राइम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चाहे किसी इवेंट का के ऊपर प्राइम लगा हो या उसको कम्प्लीमेंट लिखा हो, ठीक है, एफ प्राइम को आप क्या पढ़ सकते हो? कम्प्लीमेंट।
तो वो हमने किस तरह से फाइंड करनी होती है, वो निकलती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी जिसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसी को 1 में से माइनस करके हम उसका कम्प्लीमेंट या उसका प्राइम फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला समझ लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम चाहिए होता तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि गिवन है वो कर लेते। तो यहाँ पे हमें, आपको पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो गिवन है ना, वो क्या है 0.5, तो उसे अगर हम यहाँ पे यूज़ करें 0.5, तो 1 में से आप जब 0.5 निकालेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो भी 0.5 ही बचेगा। अब बेशक इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। अब इस तरह से एफ प्राइम हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी। अब हमारे लिए आसान हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई निकालना, क्योंकि वो किसके बराबर होगा, जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, दो इवेंट का जब इंटरसेक्शन होता है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। तो इस हिसाब से ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो एफ प्राइम भी अब हमारे पास गिवन है, ई के हमारे पास पहले से गिवन है, वो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज़ करूँगी जी। तो हम क्या निकालने जा रहे थे, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम गिवन दैट ई, ठीक है, जबकि हम एफ प्राइम जो है वो निकाल चुके हैं। और यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पेज थोड़ा सा हिल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मैं ज़रा इसको क्लिप बोर्ड पे लगा लूँ जी। तो ये लग गया क्लिप बोर्ड पे। अब यहाँ से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, जो कि इसके बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन होगा तो वो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी डॉट सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी, या इसको मल्टीप्लाई पढ़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम अभी भी मैं पीछे निकाल के आई हूँ, 0.5 आई है हमारे पास, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें क्या गिवन थी वो भी देख जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन थी क्वेश्चन में 0.2। अब हम इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो 0.5 को जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.1। ये देखिए ना, ये भी सेम आंसर आया 0.1। ये बाय चांस ऐसा, क्योंकि हमारे पास एफ़ की और एफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई थी, इसलिए ये सेम आए, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम गिवन दैट ई, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई की जगह हम ये यूज़ करेंगे अब 0.1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि हमें गिवन है 0.2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 को अब कैलकुलेटर की मदद से 0.2 से डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर आएगा 0.5। इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व हो चुका है और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेल्फ असेसमेंट का था ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ, इसी वीडियो में भी आगे ख़त्म नहीं हुई ये वीडियो, मैं आपको नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और जो लोग अभी अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखी तो वो कर ली, इससे अगला क्वेश्चन समझने से पहले मेरी वीडियो को जो है इसको लाइक कर लें, लाइक का बटन दबाएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली भी तमाम वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसे रीड कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 कार्ड्स। हमने कितने कार्ड ड्रा करने हैं, 3 कार्ड ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेस का मतलब ये होता है कि एक कार्ड आप एक दफ़ा निकाल लेते हो, फिर अगर दूसरा निकालना है तो वो जो पहले वाला है वो वापस नहीं रखा। इस तरह अगर डेक ऑफ कार्ड, आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, एक कार्ड हम पहले निकालेंगे, पीछे कितने रह जाएंगे 51, फिर उनमें से एक निकालेंगे, पीछे कितने रह जाएंगे 50, फिर उनमें से एक निकालेंगे, यानी हर दफ़ा उसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड का मतलब होता है कि टोटल जितने कार्ड हैं, तो टोटल होते हैं, एक डेक होता है 52 कार्ड्स का। एंड गेटिंग 3 किंग्स, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो तीनों कार्ड जो हैं वो
किंग हैं, ठीक है। यानी हमने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 कार्ड हमने ड्रा करने हैं, टोटल 52 कार्ड हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो तीनों के तीनों कार्ड क्या हों, किंग हों, ठीक है। मतलब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स, आगे बात समझ, यानी जो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है सिर्फ वो लिख लेते हैं कि 3 कार्ड ड्रा करने हैं, वो 3 के 3 क्या हों, किंग्स हों। पहला कार्ड भी किंग होना चाहिए, दूसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए, तीसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए। इसके लिए हमें ये हमने करनी है फाइंड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने होते हैं। मैं बता भी चुकी हूँ, दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा लिखना भी ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स एक डेक में जो होते हैं वो होते हैं 52। फिर क्योंकि हमें किंग्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि किंग इन 52 में से कितने किंग के कार्ड होते हैं। तो इन 52 में से 4 कार्ड होते हैं किंग्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ किंग्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ़ किंग्स इसमें किंग होते कितने हैं, तो वो होते हैं 4। इस तरह जब हमें किंग निकालना है, अगर एक किंग लेंगे तो एक किंग की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स, तो विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। सबसे पहले मैं एक किंग निकालूंगी। टोटल किंग कितने हैं जिसमें से निकालने हैं 4, वो ऊपर रखेंगे, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। इसलिए किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। अब उन्होंने कहा है कि 3 निकालने हैं, तीनों किंग को मल्टीप्लाई, और जब हमने इकट्ठे इवेंट फाइंड करने होते हैं तो हम दरमियान में मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं। ये पहली वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों और कैसे ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, आपको अच्छे तरीके से मैं पहले पढ़ा के आ चुकी हूँ। आप इससे पिछले अगर सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम सेल्फ असेसमेंट में, मतलब एक्सरसाइज में जस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 4/52 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब 52 में से एक कार्ड किंग का निकल चुका है, ठीक है। और किंग के 4 थे, उनमें से भी एक कार्ड निकल चुका है। तो पीछे किंग के कितने कार्ड रहेंगे, 3। दूसरा कार्ड जब हमें ड्रा करना है तो किंग के टोटल 3 हैं, उनमें से ड्रा करना है। और टोटल 52 में से भी एक कार्ड निकल चुका है, कितने हो गए 51। मल्टीप्लाई, अब तीसरा कार्ड मैं ड्रा करने लगी हूँ। तो किंग पहले 4 थे, फिर क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है उसको वापस नहीं रखा, एक निकल चुका है, पीछे 3 रह गए। फिर एक और निकल चुका, पीछे कितने रह गए, 2 किंग रह गए, उनमें से अब ड्रा करना है। इसी तरह पहले एक कार्ड निकला तो टोटल 52, ठीक है। फिर जब एक निकल गया तो पीछे 51 रह गया, अब एक और निकल गया तो पीछे कितने हैं 50 में से अब मैंने लेना है किंग। तो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी। इसको आपने जस्ट अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, चाहे तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, वरना सिंपली इसको काट सकते हैं। यहाँ पे जो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कितनी आसानी से ये कट जाता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा इसके साथ, 2 6 ज़ार 12। फिर अभी भी कट सकता है, पता है, 2 2 ज़ार 4, सिंपल 2 के टेबल पे काट रही हूँ जो कि आपको भी आसानी से आ जाता है। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, अभी भी काट सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर आ गया जस्ट 3 और नीचे क्या बच गया है 13 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 25। यहाँ से अभी और भी काटा जा सकता है अगर आप चाहें काटना, तो वरना नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके जस्ट लिख लें। तो मैं काटूंगी क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये काट सकता है। 3 1 ज़ार 3, इधर देखें 3 1 ज़ार 3 और 2 बचे, 3 7 ज़ार 21। ऊपर जस्ट 1 रह गया, 1/13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ जाएगा 1/, मैं इन तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लूँगी। इसे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया है 5525। अब चाहें तो इसको इसी तरह रहने दें, ये आपका आंसर है, ठीक है। और चाहें तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय
5525 तो जो आपका आंसर आया आप वो लिख लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इजी था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जी हाँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करते हैं और इसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है उसको हम लिखते चलते हैं। जैसा कि हर क्वेश्चन में बताती हूँ, क्वेश्चन को रीड कीजिए। मैथ का ये रूल है, एक दफ़ा रीड करने से समझ नहीं आता, दूसरी दफ़ा रीड कीजिए, ठीक है, तीसरी दफ़ा रीड कीजिए, फिर उसको उसमें से देखिए कि क्या क्या आपके काम की इन्फॉर्मेशन उसे लिखते जाइए, फिर देखेंगे उसमें से आप फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन्स 18 रेड बॉल्स। एक अर्न है जिसमें 18 रेड बाल हैं। अब यहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है मैं वो जस्ट यहाँ पे आपके सामने लिखती जा रही हूँ कि इस अर्न में कितने रेड बाल हैं, 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेड बाल्स। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें से, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि रेड बाल्स कितने हैं, 18। नेक्स्ट चलते हैं, 14 रेड स्ट्रिप्ड बाल्स। 14 और हैं जो रेड भी हैं और स्ट्रिप्ड भी। ये जो 18 थे ये सिर्फ रेड थे। अब नेक्स्ट, रेड भी हों और स्ट्रिप्ड भी हों, रेड, ठीक है जी, रेड भी हों और स्ट्रिप्ड भी हों, वो कितने हैं, 14। नेक्स्ट क्या है, 16 येलो बाल्स। येलो कितने हैं, 16, और इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि येलो बाल्स हैं, येलो बाल्स, और उनकी तादाद क्या है क्वेश्चन में देख लें दोबारा, 16 येलो बाल्स, 16। नेक्स्ट 16 येलो बाल हो गए एंड 12 येलो स्ट्रिप बाल्स। 12 और हैं जो येलो भी हैं और स्ट्रिप भी हैं और येलो प्लस स्ट्रिप्ड, ठीक है, यानी येलो स्ट्रिप्ड बाल्स कितने हैं, 12। देखिए इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन इससे मैं अब पहले एक दफ़ा देख लूँ भला टोटल बाल कितने बने फिर उस अर्न में। रेड 18, रेड स्ट्रिप्ड 14, येलो 16 और येलो स्ट्रिप्ड 12। इस तरह से टोटल बाल कितने हो गए उस अर्न में वो लिख लेते हैं। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में बाल हो या कुछ भी हो तो हमें टोटल उसका ज़रूरत होता है। सबसे पहले टोटल फाइंड कर लें। टोटल कैसे फाइंड होगा, ये सारे बाल इकट्ठे कर लो, चाहे वो रेड हैं, चाहे वो रेड स्ट्रिप्ड हैं, चाहे वो येलो हैं, चाहे वो येलो स्ट्रिप्ड हैं, तो सबको हम ऐड कर लेते हैं, टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास टोटल आ गए 60 बाल्स। अब चलते हैं कि इन बाल्स का हमने करना क्या है, ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पार्ट है इसका, सबसे पहले इसे हम रीड करते हैं। गिवन दैट अ बाल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न, एक बाल हमने सेलेक्ट करना है, जस्ट वन बाल हमने उठाना है उसमें से, इज स्ट्रिप्ड, और साथ में एक और चीज़ आ रही है, गिवन दैट, गिवन है कि जो बाल उठाना है, एक उठाया गया है कर्न से आप उठाएंगे, वो स्ट्रिप्ड बाल है, ठीक है, ये तो गिवन है कि वो स्ट्रिप्ड है, ये हमें पता है, ये हमें दिया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ येलो, हमने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्ट्रिप्ड बाल उठाया है वो येलो स्ट्रिप्ड में से एक है, ठीक है, स्ट्रिप्ड बाल उठाना है और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो येलो वाले में से आ रहा है, ठीक। अब इसमें गिवन दैट, तो यहाँ पे फार्मूला भी हम गिवन दैट वाला इस्तेमाल करेंगे। कैसे होता था वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे येलो बाल्स को y से, येलो स्ट्रिप्ड को YS से और इसी तरह से खाली स्ट्रिप्ड को S से ज़ाहिर करूँगी, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अ बाल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज स्ट्रिप्ड, ठीक है। गिवन दैट अ बाल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज स्ट्रिप्ड, जो चीज़ गिवन में होती है उसको हमेशा बटे से नीचे लिखते हैं। ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके आए हैं पीछे, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया, पूरा एक लेक्चर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो गिवन दैट के बाद जो चीज़ आती है उसको हम बटे के नीचे लिखते हैं। वो क्या है, गिवन दैट है कि बाल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज स्ट्रिप्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट एस है, स्ट्रिप बाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी एस है। फाइंड किसकी करनी है प्रोबेबिलिटी हमने, कि वो बाल जो है वो येलो है, ठीक है, तो येलो स्ट्रिप्ड है, स्ट्रिप जो फाइंड करना है तो जाहिर है कि वो बाल येलो होगा जो हमने फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बाल
गिवन दैट वो येलो बाल क्या है वो स्ट्रिप्ड होगा, ये हमने फाइंड करनी है। इस तरह से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बाल गिवन दैट स्ट्रिप्ड। अब ये गिवन दैट वाला जो फार्मूला है वो क्या होता था कि जो भी इस तरह से हमारे पास दो इवेंट आए होंगे उनका सबसे पहले हमें ऊपर लेना होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे आया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ये तो फार्मूले है, ठीक है, ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब हमें देखना यहाँ से ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है। हमें पहले ये दोनों अलग अलग फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल अलग से फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड। येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड का क्या मतलब होगा, वो बाल जो येलो भी हों और स्ट्रिप्ड भी हों। यहाँ पे मैं इसके सामने आपके लिए सिर्फ लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन में आपने लिखना नहीं होता। वाई इंटरसेक्शन एस का मतलब होगा येलो एंड स्ट्रिप्ड। कौन से बाल हैं जो येलो भी हों एंड स्ट्रिप्ड भी हों। तो हमें पता है ना, हमें दिया हुआ था कि कितने बाल येलो भी हैं और स्ट्रिप्ड भी हैं, तो वो थे यहाँ पे येलो स्ट्रिप 12 बाल थे, ठीक है। तो जो एक बाल उठाना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो येलो भी हो स्ट्रिप भी हो, तो वो इस 12 में से आएगा। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एस निकालते हैं। यहाँ पे पेज मेरा ख़त्म हो चुका है, मुझे नया पेज भी लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये निकाल लूँ पहले, वाई इंटरसेक्शन एस, ये हमारे पास आएगी कितने बाल हैं जो येलो भी हैं और स्ट्रिप भी हैं। तो कितने बाल हैं येलो भी हैं और स्ट्रिप भी, 12 बाल हैं। 12 बाल ऐसे हैं जो येलो भी हैं और स्ट्रिप भी, इनमें से बाल आएगा डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ आता है, तो टोटल नंबर ऑफ बाल्स कितने 60। ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, वाई इंटरसेक्शन एस की। अब चाहिए सिर्फ एस की। एस कौन से होते हैं, जो स्ट्रिप्ड हों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में हमें ऊपर नंबर ऑफ एस लिखना होगा ना, टोटल स्ट्रिप बाल यहाँ पे आएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ एस लिखा हुआ है, सिर्फ स्ट्रिप बाल है, ये नहीं बताया हुआ कौन से हैं, येलो स्ट्रिप्ड हैं या रेड स्ट्रिप्ड हैं। तो इसमें रेड स्ट्रिप्ड और येलो स्ट्रिप्ड हम दोनों को इकट्ठा ऐड करके टोटल निकालेंगे। टोटल स्ट्रिप्ड कितने हो जाएंगे, 14 और 10 24 और 25 26। टोटल स्ट्रिप बाल हैं 26, 26, ठीक है, 26 हैं टोटल, सॉरी स्ट्रिप बाल, ये ऊपर लिखेंगे जिनमें से हमने बाल लेना है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बाल्स, वो 60 आएगा। नीचे हमेशा टोटल नंबर ही आता है, तो नीचे यहाँ पे भी 60 आएगा। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस भी आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास वाई इंटरसेक्शन एस भी आ गई। तो इन दोनों को इस फार्मूले में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ जी। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y given that s which is equal to probability of y intersection s over probability of s। ये दोनों probabilities मैं निकाल चुकी हूँ, उनको जस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। अभी अभी हमने निकाली है, मैं देखती हूँ पिछले पेज पे थी क्योंकि। तो probability of y intersection s निकाली है हमने 12/60। तो इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ 12/60। ये जो डिवाइडेड बाय है ना, मैं इसको इस तरह लिखने लगी हूँ, ठीक है, इसके नीचे लगाने के बजाय। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है हमारे पास, वो भी हमने भी फाइंड की थी, वो है 26/60। तो वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 26/60। डिवाइड को आपको पता है कैसे लिखा जा सकता है, 12/60, ये हम 5 क्लास में करते थे। ये डिवाइडेड बाय या बटा, इसकी जगह मैं ये साइन भी यूज़ कर सकती हूँ, और इधर आ जाएगा 26/60। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना भी इजी हो सके, बेशक स्टेप एक ज़्यादा बन जाए लेकिन बच्चों को बस अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, नेक्स्ट वाली जो उस डिवाइड के बाद आ रही है। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब 60 कट जाएगा 60 से, और हमारे पास आ जाएगा 12/26। इसको आप काट भी सकते हैं क्योंकि 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 3 आर,
और ये आ जाएगा 6/13। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बाल गिवन दैट स्ट्रिप्ड, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम बी पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए बी पार्ट क्या है। हमारे पास ये है, गिवन दैट अ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज नॉट स्ट्रिप्ड। अब यहाँ गिवन दैट के बाद क्या है कि वो बॉल नॉट स्ट्रिप्ड है। नॉट स्ट्रिप्ड को मैं अब यहाँ पे NS लिख लेती हूँ, ठीक है, नॉट स्ट्रिप्ड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ रेड। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्ट्रिप नहीं है वो रेड है। तो गिवन दैट वाली चीज़ को हमेशा बटे के बाद लिखा जाता है। बी वाला हिस्सा हम सॉल्व करने लगे हैं। नॉट स्ट्रिप्ड है, गिवन दैट के बाद क्या आना है, नॉट स्ट्रिप्ड। गिवन दैट मतलब वो बटे से नीचे आना है, NS, नॉट स्ट्रिप्ड। इसको आप खुद से दे सकते हो, जो मर्जी देना चाहो नाम, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के लिए क्या यूज़ किया। नॉट स्ट्रिप्ड के लिए मैं NS यूज़ कर रही हूँ। और फिर क्या था, फाइंड किसकी करनी है। कहा गया है कि गिवन दैट अ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज़ नॉट स्ट्रिप्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ रेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, रेड की। वो बॉल जो है वो रेड है, तो वो जिसकी फाइंड करनी होती है वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। और फिर जो ऊपर और नीचे दोनों इवेंट आए हुए हैं उनका इंटरसेक्शन लेते हैं हम, और इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय के बाद हमेशा वो आता है जो गिवन के बाद आया हुआ था। तो गिवन क्या था, नॉट स्ट्रिप्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, हमें पहले फाइंड करनी है R इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड, रेड इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड। इसका मतलब है ऐसे बाल जो रेड भी हों और स्ट्रिप्ड ना हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रेड, एक तो वो बॉल रेड होना चाहिए प्लस वो नॉट स्ट्रिप्ड होना चाहिए। वो आएगा R इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड में, नॉट स्ट्रिप्ड, ठीक है। मैं ये सिंपल आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ R यानी रेड बॉल इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड, ऐसे बॉल जो रेड भी हों और स्ट्रिप भी ना हो। तो ऐसे कितने बाल थे जो जिन पे स्ट्रिप नहीं थी लेकिन वो रेड थे, ठीक है। वो हम देखते हैं जहाँ हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और लिखी थी, सवाल शुरू किया था। तो चलो देख लें पहले इससे हम। रेड बाल है 18 और रेड स्ट्रिप है 14। इसका मतलब है कि 18 बाल ऐसे हैं जो कि नॉट स्ट्रिप भी हैं और रेड भी हैं। तो 18 बाल्स हैं जो नॉट स्ट्रिप्ड और रेड हैं। तो यहाँ पे फिर कितने हो गए, उन 18 में से हम बाल ले रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसकी फाइंड करनी होती है वो ऊपर लिखते हैं और नीचे हमेशा टोटल आता है। टोटल बाल्स कितने थे, 60, ये आ गई हमारे पास। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट स्ट्रिप्ड की, सिर्फ ऐसे बाल जो कि स्ट्रिप नहीं हैं, बगैर सोचे कि वो रेड हैं या येलो हैं। क्योंकि कुछ अब 18 बाल हैं जो कि स्ट्रिप नहीं है, रेड हैं। और इसी तरह से 16 बाल हैं जो कि स्ट्रिप नहीं है और येलो हैं, ठीक है। जो सिर्फ येलो हैं और स्ट्रिप नहीं है वो भी नॉट स्ट्रिप में आएंगे, और जो सिर्फ रेड है और स्ट्रिप नहीं है वो भी नॉट स्ट्रिप में। इस तरह से नॉट स्ट्रिप्ड कितने हो गए, नॉट स्ट्रिप्ड हो गए ये 18 + 16। इनको हम करेंगे जमा और लिखेंगे कि टोटल कितने बाल हैं जो नॉट स्ट्रिप्ड हैं। जी, तो ये बन रहे हैं 34 बॉल्स। 34 बॉल्स हैं जो नॉट स्ट्रिप्ड हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट स्ट्रिप्ड की जहाँ हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है ऊपर हम लिखेंगे 34 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 60 है, यहाँ पे भी 60 ही आएगा। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, इस फार्मूले में जस्ट पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास हम फाइंड कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड था। वो क्या था, R गिवन दैट नॉट स्ट्रिप्ड, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन NS क्या निकली हुई है, ये 18/60। यहाँ अब क्योंकि ये डिवाइड का साइन है ना, मैं इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ करने लगी हूँ। और नॉट स्ट्रिप्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 34/60। अब इसको क्या करेंगे, ये 18/60
ये मल्टीप्लाई 60/34, इसको सॉरी 18/60 था, 16 नहीं था, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी सिंपल इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या किया मैंने। 18/34 आ गए, ये अब कट सकते हैं 2 से, ये मैंने इसे 2 के टेबल से कैंसिल किया है, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हमारा बी पार्ट भी हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो वो कंप्लीट हो गया। और सेल्फ असेसमेंट के जो फर्स्ट यूनिट के वो तमाम क्वेश्चन अब इस चैनल पे आपको सॉल्व मिलेंगे, उनकी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। तो जो पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे थे वो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।